स्वागत है आपका हमारे चैनल अमरउजाला.com पर। आज हम एक बेहद खास विषय को लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं, जिसका नाम है क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी को लेकर आपके मन में तमाम तरह के सवाल उठ रहे होंगे कि ये शब्द क्या है, आखिर इसका क्या मतलब है, ये नॉर्मल करेंसी से कितना अलग है, क्या हम इससे खरीदारी कर सकते हैं। कई तरह के सवाल बड़े दिनों से लोगों के मन में उठ रहे हैं और इसी को लेकर हम उन तमाम सवालों को लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं अपने एक्सपर्ट्स के साथ और आपका परिचय करा देते हैं। सबसे पहले परिचय कराएंगे साइबर एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उम्मेद बील जी। बहुत बहुत स्वागत सर इस खास विषय पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं टेक एक्सपर्ट अभिषेक भटनागर। तो इनसे हम उन तमाम सवालों के जवाब लेंगे क्रिप्टो करेंसी को लेकर, और जितने भी सवाल इससे रिलेटेड हैं उन तमाम सवालों पर हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहला सवाल आपसे है उमेद जी कि हमारा जो आज का विषय है क्रिप्टो करेंसी, इसको लेकर तमाम तरह के सवाल उठते हैं, पर सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे, बेसिक जानना चाहेंगे कि आखिर ये क्रिप्टो करेंसी क्या है। देखिए, क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी है। अगर हम बात करें तो दुनिया भर में ये चर्चा का एक बहुत ही अहम टॉपिक बना हुआ है कि क्रिप्टो करेंसी क्या है। कुछ लोग इसमें इन्वेस्टमेंट को लेकर सवाल पूछ रहे हैं, या फिर कई तरह की कंफ्यूजन है कि क्रिप्टो करेंसी इंडिया में लीगल है कि नहीं। तो सबसे फेमस जो क्रिप्टो करेंसी है, मैं उसके एग्जांपल से ही चीजें एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि बिटकॉइन, हम सब लोग जानते हैं कि बिटकॉइन एक बहुत ही फेमस क्रिप्टो करेंसी है। बिटकॉइन या कोई भी क्रिप्टो करेंसी हो, उसका बेसिक जो विजन था उसको बनाने या फिर बिल्ड करने के पीछे, वो ये था कि हम एक ऐसा अल्टरनेटिव पेमेंट मेथड लेके आए जहां कंप्लीट कैशलेस और जहां पर कोई भी सेंट्रल मॉनिटरिंग अथॉरिटी ना हो। जैसे आज अगर मुझे इंडिया में पैसे भेजने हो, एक पर्सन ए अगर पर्सन बी को पैसे भेजता है, तो वहां हमें सेंट्रल जो हमारी बैंकिंग अथॉरिटी है, जैसे आरबीआई या फिर बैंकिंग जो मैनेजमेंट्स हैं, उनके थ्रू जाना पड़ता है और हर एक ट्रांजेक्शन वहां मॉनिटर होता है। तो बिटकॉइन को सातोशी नागासाकी ने अक्टूबर 2008 में इसी विजन के साथ बनाया था कि जब कोई भी यूजर अगर दूसरे यूजर को पैसे भेजता है, वहां पर किसी भी तरह की सेंट्रल बैंकिंग अथॉरिटी या मॉनिटरिंग ना हो, वो एक ऐसा ट्रांजेक्शन हो जो सिर्फ यूजर्स के बीच में ही रहे और किसी भी एजेंसी का उसके ऊपर कोई भी कंट्रोल ना रहे। उस टाइम विजन सिर्फ ये था कि एक पैरेलल पेमेंट मेथड लेकर आना, लेकिन आज अगर आप पिछले कई सालों से उठाकर देखो तो लोग इसे एक इन्वेस्टमेंट के लिए करते हैं। जैसे हम नॉर्मल ट्रेडिंग करते हैं मार्केट में, वैसे ही क्रिप्टो करेंसीज की भी ट्रेडिंग होती है कि आप रिपल में लगा रहे हो, आप लाइट कॉइन या फिर बिटकॉइन में पैसे लगा रहे हो। और मार्च 2020 से लेकर अब तक इस करेंसी की बहुत ज्यादा, मैं कह सकता हूं कि शायद 120% वैल्यू इंक्रीज हुई है। तो शायद ये भी एक पॉइंट है कि लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करा इन्वेस्टमेंट के लिए। अब क्रिप्टो करेंसी को कुछ इस तरह से समझते हैं कि जैसे हमारे पास कैश है, तो हर एक इसके लिए थोड़ा सा हमें इकोनॉमी को समझने की जरूरत पड़ेगी कि जब भी आप कोई भी करेंसी का कोई भी नोट हो, तो आप उस पर देखते हो कि क्लियरली लिखा होता है कि मैं धारक को 200 रुपए अदा करने का वचन देता हूं, और नीचे आरबीआई गवर्नर के सिग्नेचर होते हैं। तो यहां पर यही चीज है कि हर चीज ट्रस्ट पे चलती है। सिमिलरली ये एक सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी बेस्ड बैंकिंग सिस्टम है जहां हर एक चीज कंप्यूटर पर होस्ट है, डेटाबेस और सर्वर्स पे चल रही है, पूरा टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट है। मैन पावर का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है किसी भी ट्रांजेक्शन में। जैसे मुझे किसी को पैसे भेजने, मैं ट्रांजेक्शन इनिशिएट करता हूं। अब पर्सन ए अगर पर्सन बी को पैसे भेज रहा है, तो पर्सन ए और बी के बीच में कुछ लोग होते हैं जो इस पूरे बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी सिस्टम को चलाते हैं, जिसे हम लोग माइनर्स कहते हैं। माइनर्स का बेसिकली काम ये होता है कि किसने पैसे भेजा या बिटकॉइन भेजना के लिए रिक्वेस्ट करी है और किसके वॉलेट या फिर एड्रेस पर वो रिसीव होगा। उस केस में माइनर की ये ड्यूटी है कि वो एक कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल एल्गोरिथम होती है, उसे वो सॉल्व करे, और उसके लिए भी उसको मैनुअल एफर्ट्स करने की जरूरत नहीं होती। हाईली कॉन्फ़िगर्ड लैपटॉप और सर्वर्स होते हैं, उसकी हेल्प से माइनर ये वेरीफाई करते हैं कि यस, जिसने भी ट्रांजेक्शन इनिशिएट किया उसके वॉलेट में इतना बिटकॉइन बैलेंस है या क्रिप्टो करेंसी बैलेंस है, और वो इस पर्टिकुलर यूजर बी के अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहता है। सो माइनर्स को भी उनका कुछ कमीशन मिल जाता है और पेमेंट ट्रांसफर हो जाता है। तो ये एक कंप्लीटली एक पैरेलल प्रोसेस है जो कि किसी भी कंट्री में है। जैसे कि 1971 से पहले क्या था कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूएस गवर्नमेंट और यूएसए सबसे ज्यादा पावरफुल कंट्री और नेशन में से आ गया था,
उस टाइम हर एक वर्ल्ड की हर एक कंट्री डॉलर की तरफ अपनी करेंसी को कन्वर्ट कर रही थी, या फिर कोई ना कोई तरीके से वो ग्लोबल ट्रेडिंग की तरफ जा रहे थे कि हम लोग गोल्ड या फिर सिल्वर जैसी जो वैल्यूएबल जो मेटल्स या फिर जो हमारी कमोडिटीज हैं उनको हम लोग रख के और फिर इंटरनेशनल मार्केट में हम लोग ट्रेडिंग के लिए जाते हैं। आज वही चीज बिटकॉइन की हेल्प से करे जा सकती है, जहां 1971 के बाद जो गोल्ड की गारंटी थी वो खत्म हो गई और कोई भी कंट्री अपनी सेंट्रल बैंकिंग अथॉरिटी के थ्रू किसी भी तरह की करेंसी नोट बना सकते थे, कॉइन्स या फिर नोट बना सकते हैं। तो 1971 से जैसे ही वो लिमिट हटी, उसके बाद से लेकर बिटकॉइन और इस तरह की करेंसीज का था। और अब बिटकॉइन काफी ज्यादा बहुत फेमस हो रहा है, लोगों को हाई उसमें इंटरेस्ट मिल रहा है। हालांकि ये जरूर है कि डिजिटल करेंसी में आपको एक रिस्क रहता है, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपकी करेंसी का ऑनर कौन है, किसने वो बनाया, उसका सेंट्रल अथॉरिटी कौन है, उसकी होस्टिंग कहां पर है। कल को अगर टेक्नोलॉजी में कुछ भी इश्यू होता है, वी कैन नॉट रिलाई ऑन ए पर्टिकुलर मशीन और द सर्वर। कल को अगर वो डाउन होता है तो उसके पीछे कौन है जिम्मेदार, वो पैसा कहां से आएगा, वो एक अलग चीज होती है। तो ये टेक एक्सपर्ट के तौर पर अभिषेक जी, मैं आपसे क्रिप्टो करेंसी के बारे में जानना चाहूंगा कि एक टेक एक्सपर्ट के रूप में आप क्रिप्टो करेंसी को कैसे डिफाइन करते हैं? देखिए, अगर हम क्रिप्टो करेंसी की बात करते हैं तो जैसे कि उम्मीद जी ने कहा कि यहाँ पे ये एक डिजिटल करेंसी है और इसको डिजिटल करेंसी लोग मान रहे हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी अगर हम इसको बात करें तो ये एक स्टोर ऑफ वैल्यू है। स्टोर ऑफ वैल्यू बेसिकली समझ लीजिए कि आपने एक पर्टिकुलर फाइल जो है एक एड्रेस पे रखी हुई है और उस फाइल के अंदर एक नंबर है जो कि उस नेटवर्क पे मैटर करता है। और यहाँ पे जैसा कि उम्मीद जी ने भी बताया कि यहाँ पे कोई भी ओनर नहीं है उसका, लेकिन जो एक क्रिप्टो का डेटाबेस बन रहा है जिसमें सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो जाती हैं। जैसे क्रिप्टो करेंसी में कोई भी ट्रांजैक्शन आपने करी, आपने अपना बिटकॉइन किसी और को भेजा, तो वो जो है फाइनल हो जाता है, फुल एंड फाइनल। वो बेसिकली उसको आप कैंसिल नहीं कर सकते और वो पब्लिक डोमेन में एक बहुत बड़ा डेटाबेस है जो कि सब लोगों के पास है। और क्रिप्टो करेंसी का सबसे ज्यादा बढ़िया रूल यही है कि ये जो डेटाबेस है पब्लिक बाई खाता, आप समझ, जैसे आप अपने बैंक के अंदर अकाउंट बनाते हैं तो वहां पे आपका एक बाई खाता होता है, आपका अकाउंट स्टेटमेंट होता है, तो वो अकाउंट स्टेटमेंट आपका प्राइवेट होता है, आपके बैंक को पता है, लेकिन यहाँ पे एक पब्लिक अकाउंट स्टेटमेंट है सभी लोगों का, एक बड़ा डेटाबेस है जिसमें सारी ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रहता है। और इसीलिए बिटकॉइन को जब हम माइन करते हैं, जो माइनर्स हैं वो जो अर्न करते हैं वो प्रूफ ऑफ वर्क पे करते हैं। वो ये कहते हैं कि हमने ये ट्रांजैक्शन को सॉल्व किया, ये कंप्लीट हो गई, ये फुल एंड फाइनल हो गई, अब हमें हमारा कमीशन दीजिए या जो भी हम उसमें बिटकॉइन अर्न कर पाए हैं वो बिटकॉइन हमें दीजिए। और यही चीज यहाँ पे इसको थोड़ा सा अलग बनाती है। जी हाँ, जैसा कि उम्मीद जी ने भी कहा कि डिजिटल करेंसी है, अभी कोई भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं माना जा सकता है, तो ऐसे में रिस्क तो है, लेकिन साथ ही साथ इसमें अच्छी बात यह है कि ये कोई एक बैंक इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। यहाँ पे मान लीजिए कि एक बैंक डूब जाता है और वो कहता है कि भाई आप अपने पैसे विड्रॉ नहीं कर सकते, तो आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं रह जाता। लेकिन बिटकॉइन के केस में क्योंकि वो एक पब्लिक डेटाबेस है और वो किसी भी कंट्री की बाउंड्री से बंधा हुआ नहीं है, तो यानी कि वो ग्लोबल उसका एक रिकॉर्ड है कि भाई किसके पास किस एड्रेस पे कितना बिटकॉइन है, और वो चीज कोई भी जाके मिटा नहीं सकता, चाहे किसी भी तरीके से आप कुछ कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे एक सिंगल अथॉरिटी नहीं है, हर कोई एक अथॉरिटी है। हर एक माइनर जो उस डेटाबेस को लेके बैठा है उसके पास सेम ही वैल्यूज हैं और वो सारा क्रॉस चेक होगा। तो आप ये नहीं कह सकते कि उस माइनर के पास मेरे हिसाब से मेरे पास एक बिटकॉइन है और दूसरे माइनर के पास मेरे हिसाब से मेरे पास आधा बिटकॉइन है, ऐसा नहीं है। एक ही है अगर है तो, और वो सेम है सब जगह पे, यानी कि एक डेटाबेस पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है और उन सबको एक साथ मिटाना या ऑल्टर करना पॉसिबल नहीं है। वो तभी होता है जब एक सिंगल ट्रांजैक्शन होती है और वो सब जगह पे रिकॉर्ड हो जाता है, और ये बिटकॉइन की सबसे ज्यादा पावरफुल बात है। अब फ्यूचर में अगर हम देखें तो धीरे धीरे बिटकॉइन पे अलग अलग कंट्रीज में कुछ कुछ रोकें भी लगाई गई हैं। जैसे चाइना के अंदर बिटकॉइन को एक तरह से उसकी माइनिंग को बैन, माइनिंग तो नहीं, उसकी बेसिकली उसकी ट्रेडिंग को बैन कर दिया गया। तो अभी इंडिया का भी क्रिप्टो करेंसी का जो है रूल आने वाला है, क्रिप्टो बिल आने वाला है, तो उसमें देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन आई बिलीव कि कम से कम गवर्नमेंट्स या बाकी और सरकारें ये ध्यान रखेंगी कि जिन्होंने क्रिप्टो करेंसी अपनी मेहनत की कमाई से प्रूफ के साथ अपना पैन कार्ड लगा के या अपना आईडी वगैरह लगा के खरीदा है, तो वो कम से कम उसको होल्ड कर पाए। ट्रेड शायद पॉसिबल ना हो, हालांकि अभी पता नहीं है कि क्या होगा इंडिया के क्रिप्टो बिल में, लेकिन फिर भी मुझे लगता है फ्यूचर में क्रिप्टो करेंसी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी किसी भी देश के फाइनेंशियल सिस्टम को नेक्स्ट लेवल पे पहुंचाने की।
क्योंकि अभी जो करेंसी सिस्टम है उसमें नोट छापने वाला जो सिस्टम है, हर कंट्री अपने हिसाब से नोट छापती है, इन्फ्लेशन होता है और फिर कहीं ना कहीं पता चलता है कि भाई इस नोट की तो वो वैल्यू रही नहीं। तो मुझे लगता है कि एक अच्छा रेवोल्यूशन है जो कि आ रहा है, लेकिन हाँ रिस्क रहते हैं हर एक नई चीज में और उसका अपोजिशन भी रहता है, और कुछ वैसा ही हमें आजकल देखने को मिल रहा है। तो अगला सवाल और महत्वपूर्ण हो जाता है वो ये कि क्रिप्टो करेंसी हमने समझ ली, दोनों एक्सपर्ट्स ने बड़े ही डिटेल में इस चीज को समझाया और मुझे लगता है जो दर्शक हमें देख रहे हैं वो बेहतर समझ पा रहे होंगे क्रिप्टो करेंसी आखिर ये शब्द क्या है। अब इसी से जुड़ा एक सवाल और बनता है, मैं दोनों से इस पर राय जानना चाहूंगा कि क्रिप्टो करेंसी से हम क्या क्या खरीद सकते हैं। ये एक बड़ा सवाल उठता है, बार बार जब ये क्रिप्टो करेंसी दिमाग में आती होगी, दर्शक जो हमारे देख रहे हैं उनके दिमाग में भी होगा कि क्रिप्टो करेंसी से हम क्या खरीद सकते हैं। तो सबसे पहले उमेश जी, क्रिप्टो करेंसी से हम क्या क्या खरीद सकते हैं, इस पर आपके जी। क्रिप्टो करेंसी से आप देखो, क्रिप्टो करेंसी के 2 पॉइंट है, जैसे अभिषेक जी ने भी पहले बताया कि एक इन्वेस्टमेंट का बनता है, दूसरा आप उसको एज ए पेमेंट मेथड और ट्रांजैक्शन मोड के लिए भी यूज कर सकते हो। हालांकि इंडिया में इसका अभी भी कोई क्लियर स्टेटस नहीं है, जैसे कि अप्रैल 2018 में आरबीआई ने इस चीज के लिए एक सर्कुलर निकाला था कि इंडिया में कोई भी अगर इस तरह का कोई क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है जहां पर आप अपने इंडियन रुपीज को बिटकॉइन में कन्वर्ट करते हो या फिर बिटकॉइन से आप विड्रॉ करते हो इंडियन रुपीज में, तो वहां बैंकिंग बैन था और जितनी भी एक्सचेंजेस थे उनके बैंक अकाउंट्स भी बंद कर दिए गए थे, सो दैट वो अपने एम्प्लॉइज को सैलरी ना दे और किसी तरह से ये जो एक्सचेंजेस हैं वो बंद हो जाएं। उसके बाद ये केस है वो सुप्रीम कोर्ट तक गया, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई को ये चीज एक्सप्लेन करने के लिए बोला, प्लस एक्सचेंजेस को भी अपना एक मौका दिया कि आप एक्सप्लेन करो कि बिटकॉइन और ब्लॉकचेन कैसे काम करता है और इंडियन बैंकिंग सिस्टम को ये कैसे हार्म कर सकता है। तो वहां पर आरबीआई ये चीज एक्सप्लेन करने में सक्षम नहीं था, वो ये चीज नहीं एक्सप्लेन कर पाए कि किस तरह से क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन है वो इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम या फिर फाइनेंशियल सिस्टम को इम्पैक्ट कर रहा है। और रिजल्टेंट सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि ये अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 19(1)(g) सेक्शन का वायलेशन है, जहां पर कोई भी इंडियन किसी भी तरह की ट्रेडिंग या बिजनेस कर सकता है, उसको पूरा राइट है, पूरी फ्रीडम है। उसके बाद से इंडिया में ऐसा कोई क्लियर नहीं है कि इन एक्सचेंजेस पे बैन है, आप इंडियन करेंसी को कन्वर्ट कर सकते हो। हालांकि अभी तक कोई क्रिप्टो बिल या फिर ऐसा क्लियर आर्टिकल या सर्कुलर ना आरबीआई की तरफ से है, ना ही इंडियन गवर्नमेंट या फिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से है। तो इन्वेस्टमेंट के लिए इंडिया में तो ऐसा कोई क्लियर स्टेटस नहीं है, लेकिन जैसे बड़ी कंपनियां, अगर आप बीएमडब्ल्यू की बात करो, आप बर्गर किंग की बात करो या फिर जेपी मॉर्गन की बात करो, जिसने 2018 में तो जेपी मॉर्गन के सीईओ ने खुद इस चीज का अपोज किया था कि नहीं ये एक फ्रॉड है, क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट या फिर कोई परचेज नहीं होनी चाहिए। और आज जेपी मॉर्गन ने ही अपने बहुत से क्रिप्टो करेंसीज के लिए कॉर्पोरेट अकाउंट्स खुलवा रखे हैं जहां पर वो ट्रेडिंग भी करते हैं। तो कई बड़ी कंपनियां बीएमडब्ल्यू जैसी आपको शॉपिंग के लिए या फिर कार परचेज करने के लिए या कई ऐसे ऑनलाइन इंटरनेशनल जो ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स हैं वो भी एक्सेप्ट करती है। और जिन कंट्रीज ने अलाउ कर रखा है जैसे जापान या फिर ऑस्ट्रेलिया जहां पर बिटकॉइन लीगल है, वो किसी भी शॉप पर जाकर या इस तरह की नॉर्मल ट्रेडिंग कर सकते हैं। देखो, नॉर्मल ट्रांजैक्शन में एक चैलेंज है बिटकॉइन में, अदरवाइज लोग इसको एज ए पेमेंट मेथड एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। जब माइनिंग होती है बिटकॉइन की, जब नेटवर्क में उसका अप्रूवल होता है, बिकॉज ये बहुत ही ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है, हर किसी को पता होता है नोड में कि किसके पास कितना बिटकॉइन बैलेंस है और वो किसको ट्रांसफर कर रहा है, सब कुछ ट्रांसपेरेंट होता है। हालांकि एड्रेस के बाद पीछे कौन है वो नहीं पता होता कि बिटकॉइन एड्रेस का ऑनर कौन है, उसका नेम, कंट्री, वो कुछ भी नहीं पता होती। वहां चैलेंज आता है कि मैंने ट्रांजेक्शन किया और वो कम से कम वेरिफिकेशन में माइनर उसका 10 मिनट का टाइम लेता है मिनिमम। अब अगर हम किसी शॉप पे ऐसे ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, जैसे कि इंस्टेंट आज हम लोग यूपीआई से ट्रांजेक्शन कर रहे हैं या फिर वॉलेट से ट्रांजेक्शन करते हैं, वो बहुत ही क्विक होता है, आपको इंस्टेंटली पैसा ट्रांसफर हो जाता है और सामने वाले के अकाउंट में भी रिफ्लेक्ट होता है। बिटकॉइन के केस में हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा कि वो 10 से 15 मिनट लगेंगे, वेरीफाई होगा, बेनिफिशियरी के अकाउंट में वो क्रेडिट होगा, उसके बाद वो चीजें आप परचेज कर सकते हो। लेकिन इसका सबसे बड़ा बेनिफिट आज अगर क्रॉस कंट्री में हो रहा है, जहां जियो लोकेशन बेस्ड या फिर जियोग्राफिक लोकेशन का कोई कंट्रोल नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है, वो है इंटरनेशनल फंड ट्रांसफर। इंटरनेशनल फंड ट्रांसफर में बैंक है वो लगभग 20% या फिर उससे अबव कमीशन लेते थे पहले, अगर आपको कोई भी पैसा किसी दूसरी कंट्री की करेंसी में ट्रांसफर करना हो। आज बिटकॉइन की हेल्प से जहां मैं सिर्फ 10 मिनट में वो पैसा ट्रांसफर कर पा रहा हूं किसी कंट्री में, वही पैसा नॉर्मल बैंकिंग सिस्टम 2 दिन में ट्रांसफर कर पाता है।
और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आप पेपाल ले लो। पेपाल एक इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे है जहां पर आप क्रिप्टो करेंसी की ट्रांजेक्शन भी पॉसिबल है। आप क्रिप्टो करेंसी भेज भी सकते हो और रिसीव भी कर सकते हो। तो इंटरनेशनल फंड ट्रांसफर के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। मिनिमम टाइम लगेगा, आपका किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं है उसमें, सिर्फ माइनिंग चार्ज लगेगा जो कि ऑर्डिनरी आप बिटकॉइन ट्रांजेक्शन करते हो उस पर भी लगता है। तो बड़ी कंपनियां इसके ट्रांजेक्शन को एक्सेप्ट करते हैं। ऑनलाइन परचेजिंग भी हो रही है, स्टोर्स पर भी जिन कंट्रीज में ये लीगल है वहां हो रहा है। इंडिया में आप ट्रेडिंग कर सकते हो बट परचेजिंग का अभी किसी भी तरह से कोई क्लियर स्टेटस इसका नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट ने भी कुछ प्रोडक्ट्स के लिए इसका स्टार्ट कर दिया है कि वो पेमेंट है वो बिटकॉइन में रिसीव कर रहे हैं। अभिषेक जी, इस पर हम आपकी राय जानना चाहेंगे। क्रिप्टो करेंसी से हम क्या क्या खरीद सकते हैं, जैसा भी उमेश जी ने बताया, और मैं चाहता हूं कि आप भी कुछ इस पर प्रकाश डालें। जी, मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगा, अभी करंटली क्रिप्टो करेंसीज के जो एक्सचेंजेस हैं, जैसे इनमें से एक एक्सचेंज का नाम है, मुझे जो पता है, पैक्सफुल। ये एक ऐसा एक्सचेंज है जहां पे आप अपने बिटकॉइन के बदले में, मान लीजिए कि आपको अमेजन का वाउचर चाहिए या फिर आपको फ्लिपकार्ट का वाउचर चाहिए, तो आप डायरेक्टली तो फ्लिपकार्ट या अमेजन पे जाके क्रिप्टो करेंसी को नहीं दे सकते हैं, लेकिन इन एक्सचेंजेस से अपने छोटे मोटे बिटकॉइन को ट्रांसफर करके उनको एक गिफ्ट कार्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। और उन गिफ्ट कार्ड्स को जो कि आपने अमेजन का लिया है या फ्लिपकार्ट का लिया है, किसी भी एक ट्रेडिंग एक्सचेंज से उनको फिर रिडीम करके अपनी परचेज वगैरह जो है कर सकते हैं। जी हाँ, यहाँ पे उमेश जी ने एक पॉइंट बहुत ही बढ़िया बोला कि जब आप लोकल शॉप पे कुछ खरीदने जाते हैं, आप कपड़े खरीदने जा रहे हैं या कुछ भी और खरीदने जा रहे हैं, तो वहां पे फिलहाल क्रिप्टो करेंसी का यूज होना और ट्रांजैक्शन होना थोड़ा सा अभी मुश्किल है, क्योंकि अभी इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर अभी डेवलप नहीं हुआ है। क्रिप्टो करेंसी अभी काफी नया है और इवन गवर्नमेंट भी एक तरह से उसको पूरा अप्रूवल नहीं दे रही है। तो कहीं ना कहीं समय लगेगा जिसके बाद वो सब चीजें पॉसिबल हो पाएंगी। शायद फ्यूचर में हमें क्रिप्टो करेंसी का डेबिट कार्ड भी इंडिया में देखने को मिल जाए, अगर अच्छी खबरें आती हैं तो। हालांकि इस तरह की चीजें बाहर और कंट्रीज में, यूएस में, बाकी और कंट्रीज में पॉसिबल हैं अभी, जहां पे आपको एक डेबिट कार्ड मिल जाता है आपके क्रिप्टो करेंसी पे, आपके बिटकॉइन के बेसिस पे, और फिर आप उस डेबिट कार्ड को यूज कर सकते हैं अलग अलग जगह पे स्टोर में परचेज करने के लिए। इवन वहां पे तो बिटकॉइन की एटीएम भी होती है, लेकिन यहाँ इंडिया में शायद वो सब होने में अभी से शायद 4-5 साल लग जाए या जल्दी भी होगा। डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट का इसमें क्या रिस्पॉन्स रहता है, जो नया बिल आया है उसमें क्या प्रोविजन रहता है, उसके बाद वो ऑप्शन जो है यहाँ पे खुल सकते हैं। लेकिन हाँ, करंटली अगर आपको कुछ भी खरीदना है तो एक्सचेंजेस पे जाके आप गिफ्ट कार्ड खरीद सकते हैं, अमेजन, फ्लिपकार्ट के या फिर और किसी वेबसाइट के जहां से आपको कुछ परचेज करना है, और इस तरह से आप अपने बिटकॉइन से चीजें खरीद सकते हैं इंडिया में भी। जी अभिषेक, इसमें मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि जो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ई रूपी लॉन्च किया है, वो मैकेनिज्म कहीं ना कहीं हमें हिंट दे रही है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी आने वाले टाइम में क्रिप्टो करेंसी को आप इन्वेंट कर सकते हैं और वो हमारे नॉर्मल ट्रांजैक्शन या बैंकिंग प्रोसेस में उसको लेकर आ सकते हैं। बिकॉज ई रूपी का भी सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि एक क्यूआर कोड जनरेट होगा या एक वाउचर जनरेट होगा जो सिर्फ एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए, और वो भी एक पर्टिकुलर यूजर ही उसे यूज कर सकता है, ताकि बीच में कहीं भी उस पैसे का मिसयूज ना हो। जैसे कि अगर मान लो कि फार्मर्स को पैसे भेज रहे हैं कुछ सीड्स खरीदने के लिए, तो वो क्यूआर कोड उस पर्टिकुलर गवर्नमेंट सीड शॉप पर ही काम करेगा। उसके अलावा अगर वो कहीं भी उसको यूज करना या कुछ और परचेज करेगा तो वो ई वाउचर है या ई रूपी है वो काम नहीं कर पाएगा। तो वो भी शायद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हिंट है कि आने वाले टाइम में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इस तरह की वर्चुअल करेंसी या डिजिटल करेंसी इन्वेंट कर सकता है। मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूंगा, जैसे कि उमेश जी ने कहा, ये बहुत अच्छी बात है कि हमारी गवर्नमेंट जो है क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर थोड़ा काम कर रही है, और एक तरह से जो ब्लॉकचेन है उसको यूटिलाइज करने के लिए वो लोग रेडी हैं, और अपना ई रूपी भी उन्होंने एक तरह से अनाउंस किया, वो अच्छी बात है। लेकिन हाँ, अभी तक ये पता नहीं चल पाया कि बिटकॉइन पे उनका क्या डिसीजन होगा। जो करंट क्रिप्टो करेंसी मार्केट में है उन पे पॉजिटिव डिसीजन आएगा गवर्नमेंट की तरफ से या नेगेटिव आएगा या क्या होगा। इस वजह से भी लगता है, मुझे लगता है कि ज्यादातर लोग थोड़े डरे हुए हैं कि भाई इसमें पैसा डाला तो ये डूब तो नहीं जाएगा, क्योंकि कुछ लोग अभी भी इसको पूरी तरह से समझ नहीं पाते हैं। टेक्नोलॉजी बहुत थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाती है इसको समझने में, तो शायद थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कुछ लोगों के लिए। बट मेरे हिसाब से तो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आप बिल्कुल मान सकते हैं, अगर आप ये भी सोच के चल रहे हैं कि भाई पैसा इसका आप यूटिलाइज कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, कहीं परचेज कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, लेकिन फ्यूचर में मुझे लगता है कि फायदा हो सकता है, इतना मैं अपनी तरफ से कहूंगा।
भारत से रिलेटेड ही कई बातें आप दोनों ने कही और इसीलिए सवाल ये एक महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्रिप्टो करेंसी को लेकर भारत में इसका क्या भविष्य है। मैं दोनों से इस पर राय जानना चाहूंगा। सबसे पहले उमेश जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि भविष्य में क्रिप्टो करेंसी को लेकर भारत में क्या आम राय बनने वाली है, इसको लेकर कितना डर या जैसे आपने चर्चा की, तो ओवरऑल क्वेश्चन यही है कि भविष्य में क्रिप्टो करेंसी को लेकर भारत में इसके क्या बेनिफिट्स हैं या क्या कुछ निकल कर सामने आने वाला है? देखो, हमें जैसे कि अभिषेक जी ने भी बताया कि हमें बहुत पॉजिटिव होप है कि गवर्नमेंट जो एग्जिस्टिंग क्रिप्टो करेंसीज अभी अगर 2021 की बात करें तो लगभग 2000 के आसपास क्रिप्टो करेंसीज अवेलेबल है ग्लोबली। तो उन क्रिप्टो करेंसीज पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिसीजन हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे बहुत पॉजिटिव हो। हाँ, उन पे कुछ रेगुलेटरी अथॉरिटी या फिर इस तरह के एक्सचेंजेस मॉनिटरिंग होने चाहिए, क्योंकि जहां क्रिप्टो करेंसी आ रही है, जहां पर डिजिटल टेक्नोलॉजी आ रही है, डेफिनेटली वहां क्राइम बढ़ेगा, साइबर क्रिमिनल्स भी होंगे और फ्रॉड भी होते रहेंगे। क्योंकि डिजिटल करेंसी या फिर क्रिप्टो करेंसी का सबसे डार्क साइड या फिर ड्रॉबैक ये है कि इसको ट्रैक करना बहुत मुश्किल है कि किसने किसको पैसा भेजा। ये डिजिटल एड्रेस बेसिस पर देख सकते हैं, बट उस एड्रेस के पीछे एक ह्यूमन बीइंग या फिर पर्सन है, वो कौन है, उसकी आइडेंटिटी हमारे पास नहीं होती। जो नॉर्मल बैंक में केवाईसी होता है वैसा यहाँ कुछ भी नहीं है। तो सबसे बड़ा रिस्क तो आने वाला बड़े बिजनेस पे कि वहां पर रैंसमवेयर अटैक होंगे, बिकॉज आज आप देखते हो कि रैंसमवेयर में सबसे ज्यादा जो रैंसम लेते हैं वो क्रिप्टो करेंसी या डिजिटल करेंसीज में ही मांगी जाती है, ताकि उनको कोई भी ग्लोबली ट्रैक ना कर सके। ये इसका एक डार्क साइड है। वैसे बहुत से एग्जांपल है डार्क साइड के, लेकिन अगर इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट देखें तो डिजिटल करेंसी है वो ग्लोबलाइज हो जाएगा, पूरे वर्ल्ड का एक ही करेंसी होगा जहां पे आपको एक्सचेंजेस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। किसी भी कंट्री के पैसे की वैल्यू कम या ज्यादा नहीं होगी। आपके पास ग्लोबल ट्रेडिंग के बहुत सारे रास्ते सीधे ही खुले रहेंगे कि आप नॉर्मल ट्रांजैक्शन करो, आपको वो प्रोडक्ट या फिर वो प्रॉपर्टी आप परचेज कर सकते हो। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक तरफ इन पर डिसीजन ले सकता है क्रिप्टो बिल में, दूसरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आरबीआई खुद भी इस तरह की क्रिप्टो करेंसी बना सकता है कि हम लोग एक डिजिटल करेंसी बना रहे हैं, जहां पे जैसे आप एक एग्जांपल समझो कि इकोनॉमी में ये चेंजेस होना बहुत आम बात है। पहले हम लोग नॉर्मल हार्ड कैश में ट्रांजैक्शन करते थे, फिर प्लास्टिक कैश हुआ, आज हम लोग वॉलेट्स में वर्चुअल कैश में बात करते हैं, और आने वाले टाइम में वही चीज डिजिटल करेंसी में चेंज हो जाएगी, जहां हमारा जो नॉर्मल एक्सपेंसेज है कि आप करेंसी बना रहे हो जैसे कॉइन्स या फिर नोट बना रहे हो, वो एक्सपेंसेज आपके खत्म हो जाएंगे। आप वन टाइम एक बैंकिंग सोल्यूशन या सिस्टम डिजाइन कर लोगे डिजिटल करेंसी का, तो वो आने वाले कई सालों तक चलता रहेगा। उसमें सिर्फ आपको नॉर्मल मेंटेनेंस करनी है, हर साल नए नोट या फिर इस तरह के नहीं। जैसे कि नवंबर 2016 में ही बात थी आई थिंक नोटबंदी की। उस टाइम कितना ज्यादा हुआ था कि हमारे 80 to 85% जो करेंसी थी वो यूजलेस हो गई थी इंडिया की। ऐसे डिजिटल करेंसी में ऐसा नहीं होगा। अगर वहां कोई भी चेंजेस करने होते हैं या अमेंडमेंट होता है तो बहुत इजी है कि आप एल्गो को एक साथ अपडेट करो, वो एंटायर वॉलेट सिस्टम, एंड यूजर, सेंट्रल मॉनिटरिंग अथॉरिटी सब पे एक साथ अपडेट हो जाएगा, जहां पर इस तरह की नॉर्मल चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स नहीं होगी। तो डिजिटल करेंसी ग्लोबलाइज है, सबसे पहला बेनिफिट। सेकंड, उसमें कोई भी चेंजेस करना हो तो बहुत इजी होगा, आप आराम से अमेंडमेंट कर सकते हो। थर्ड, आप ग्लोबली ट्रेडिंग कर सकते हो, जहां पर आपके पास कोई लिमिटेशन या फिर आपके पैसे की वैल्यू कम नहीं रहेगी। अब आरबीआई सिर्फ क्रिमिनल पॉइंट ऑफ व्यू से और डार्क साइड से इस पे अपना डिसीजन थोड़ा रोक भी सकते हैं कि इससे क्राइम बढ़ेगा, और हमें क्रिमिनल्स को कैसे ट्रेस करना है वो थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाएगा लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के लिए। क्योंकि आज भी अगर आप देखो कि डार्क वेब, डीप वेब पे जो बड़े क्राइम्स होते हैं, जैसे कि ड्रग्स या फिर वेपन्स की डील होती है, वो डिजिटल करेंसी के थ्रू होती है। या फिर कोई जैसे कि अभी लास्ट ईयर 18 मिलियन बैंक डेबिट क्रेडिट कार्ड डेटा लीक हुए थे इंडियन यूजर्स के, वो सब जानकारियां फिर क्रिप्टो करेंसी में ही खरीदी बेची जाती है, ताकि उस प्रोड्यूसर को या बेचने वाले को कोई पकड़ ना सके। तो एक तरफ इन चीजों से ओवरकम होना, हमारे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी की पावर बढ़ाना, उनकी इफिशिएंसी बढ़ाना, वहां गवर्नमेंट इनको रोक लगा भी सकती है। दूसरी तरफ ग्लोबल बेनिफिट्स देख के गवर्नमेंट इनको अलाउ भी कर सकती है। अभिषेक जी, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? भारत में बिटकॉइन को लेकर क्या भविष्य हो सकता है? देखिए, मेरे हिसाब से जो बातें उम्मीद जी ने कही हैं, टेक्निकल एस्पेक्ट्स उन्होंने सारे कवर कर लिए हैं। गवर्नमेंट की तरफ से क्या आ सकता है, क्या नहीं हो सकता, उस पर भी थोड़ा उन्होंने प्रकाश डाल दिया है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा यहाँ पे कि किसी भी करंट कंट्री के अंदर
जब बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर किसी भी तरह का रेगुलेशन आता है तो ये जरूर देखा जाता है कि कितने लोग उस क्रिप्टो करेंसी में बिलीव करते हैं, यानी कि कितने लोगों ने अपना पैसा उसमें लगाया है। और मुझे लगता है भारत में अगर मैं सही बोल रहा हूं तो 10 लाख से ज्यादा या शायद उससे भी ज्यादा लोग जो है अभी तक कुछ कुछ पैसा अपना क्रिप्टो करेंसी में डाल चुके हैं। अब जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद बहुत सारे एक्सचेंजेस जैसे वजीरेक्स हो गया, CoinDCX हो गया, इन लोगों ने बहुत से एड जो है चलाए हैं टीवी पे कि 100 रुपए में आप बिटकॉइन होल्ड करिए, 100 रुपए में आप ये करिए, पहला बिटकॉइन आप खरीद लीजिए। बहुत ही आसान जो है इन्होंने बनाया है और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के हिसाब से इन्होंने सब लोगों का KYC या फिर कह सकते हैं ID वगैरह जो है लेके रखा है। तो मेरे हिसाब से इंडियन गवर्नमेंट को ये चीज जरूर मद्देनजर रखनी चाहिए कि भाई कितने लोग इंडिया से इस करेंसी के अंदर बिलीव करते हैं। तो चाहे वो अगर ऐसा हुआ कि भाई बैन लगाएं तो शायद उसको इस तरह से लगाएं कि जिनके पास क्रिप्टो करेंसी है वो कम से कम उसको एक एसेट बना के होल्ड कर पाए, अगर ऐसा होता है तो। और अगर वो बैन नहीं लगता तो बहुत अच्छी बात है डेफिनेटली। जैसे कि उम्मीद जी ने कहा कि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन इतना आसान हो जाता है इसमें, जो कि बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि बैंकिंग के फीस नहीं लगते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज एक रिस्की भी है क्योंकि उसमें ट्रेस बैक नहीं किया जा सकता। तो देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन मेरे हिसाब से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये तो कंसिडर करना चाहिए कि कितने लोगों ने क्रिप्टो करेंसी में अपना पैसा लगाया है और उन्होंने अगर प्रॉपर ID वगैरह दिया है तो यानी कि हम लोग अकाउंटेबल हैं। मैंने अपना पैन कार्ड अपलोड किया है, अपना ID अपलोड किया है, जो भी डॉक्यूमेंट मेरे से मांगे गए हैं वो मैंने दिए हैं और सारा पैसा मैंने बैंक से डाला है। तो ऐसे में मेरे पास उसका पूरा रिकॉर्ड है। तो ऐसे में अगर सरकार मुझसे टैक्स लेना चाहती है, जब भी मैं उसको रिडीम करता हूँ, अपने अकाउंट में वापस लेता हूँ, तो मैं उस टैक्स को देने को तैयार हूँ। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं इंडिया में, बहुत सारे लोग हैं ऐसे। तो मुझे लगता है कि उस डायरेक्शन को सोचते हुए सरकार को कुछ ऐसा कदम लेना चाहिए जिसमें जो लोगों ने क्रिप्टो करेंसी खरीद ली है उनके पैसे वहां फंस ना जाएं, वो किसी तरह से उसको होल्ड कर पाए, मे बी फ्यूचर में जैसे भी हो सकता है। अंतिम सवाल ये बनता है सिक्योरिटी को लेकर, क्योंकि जब हम किसी भी चीज की जब डिजिटली बात करते हैं, जब हम बात करते हैं चीजें ऑनलाइन होंगी, ऑनलाइन लेन देन होगा, तो सिक्योरिटी को लेकर कई तरह के सवाल उठते हैं, लोगों को डर लगता है। जैसे आपने अपने जवाब में जिक्र भी किया इसका। तो सिक्योरिटी को लेकर एक अहम सवाल है। इसमें यूं तो कहा जाए तो इंक्रिप्शन टेक्निक, क्रिप्टोग्राफी की मदद से इसे सुरक्षित रखा जाता है, पर फिर भी कहीं ना कहीं एक वो मन में सवाल रहता है कि क्या ये बिटकॉइन सुरक्षित होगा, कल को हमें लॉस ना हो जाए, कल कहीं ऐसी कोई दिक्कत ना आ जाए, क्या सिक्योरिटी को लेकर हमारे जो डिटेल्स हमने दिए वो कहीं वो ऑनलाइन हो जाए, या मतलब कहीं किसी को पता ना चल जाए कि भाई इनके ये डिटेल्स हैं। तो सिक्योरिटी को लेकर कई तरह के सवाल जो दर्शकों के मन में उठ रहे होंगे, मैं दोनों से इस पर जवाब चाहूंगा कि आखिर इतना सब कुछ होने के बाद यूं तो कहा जा रहा है कि इंक्रिप्शन टेक्निक, क्रिप्टोग्राफी से सुरक्षित रखा जाता है, फिर भी सिक्योरिटी को लेकर अगर कल को भविष्य में कोई बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी में उतरता है और इस पर अपने दांव लगाता है तो कितनी चीजें सुरक्षित हैं। तो सबसे पहले मैं उम्मीद जी से इस पर जवाब चाहूंगा, फिर हम अभिषेक जी के पास चलेंगे। उम्मीद जी। क्रिप्टो करेंसी की सिक्योरिटी की अगर बात करें तो ट्रांजैक्शन नॉर्मल बैंकिंग ट्रांजैक्शन के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा सिक्योर है, बिकॉज वो एक हाईली और एडवांस जो क्रिप्टोग्राफी है, जो क्रिप्टोग्राफी एनक्रिप्शन मैकेनिज्म है वो यूज करते हैं, जहां पर उस ट्रांजैक्शन को MITM यानी ट्रांजैक्शन के मिड में उसको इंटरसेप्ट करना, रीड करना या फिर किसी भी तरह से हैक करना बैंकिंग सिस्टम के कंपैरिजन में इजी नहीं है। वो बैंकिंग प्रोसेस से रिलेटिवली सिक्योर है। और यही चीज जो अभी लास्ट ईयर जनवरी से लेके मार्च 2020 तक जो सुप्रीम कोर्ट में ट्रायल्स हुए थे, जिसमें RBI वर्सेस ये क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस थे, वहां भी यही चीजें डिस्कशन में थी कि RBI के कुछ पॉइंट्स थे कि आपका सिस्टम सर्वर हैक हो गया तो उसके नुकसान है, आपकी करेंसी का अगर डुप्लीकेट किसी ने बना लिया एप्लीकेशन या फिर डुप्लीकेट बिटकॉइन किसी ने बनाया तो वहां भी ड्रॉबैक है। इस तरह के पॉइंट्स को क्रिप्टो एक्सचेंजेस ने यही एक्सप्लेन किया था सुप्रीम कोर्ट में भी कि नॉर्मल बैंकिंग सिस्टम, बैंक की वेबसाइट, RBI की वेबसाइट या फिर डेटाबेस है जहां पर हमारे गेटवे के ट्रांजैक्शन स्टोर रहते हैं, उन चीजों को भी हैक किया जा सकता है। बिकॉज साइबर सिक्योरिटी या फिर साइबर स्पेस में कुछ भी 100% सिक्योर नहीं है। रिस्क वहां भी है कि RBI की वेबसाइट भी हैक हो सकती है, किसी गेटवे के डिटेल जो स्टोर है वो भी लीक हो सकते हैं, किसी बैंक की वेबसाइट भी हैक हो सकती है। ठीक उसी तरह क्रिप्टो करेंसी को भी हैक किया जा सकता है, बट रिलेटिवली वो सिक्योर है। तो जो रिस्क नॉर्मल बैंकिंग सिस्टम के साथ है वो रिस्क तो देखो ऑब्वियसली क्रिप्टो करेंसी के साथ भी रहेंगे।
लेकिन यहाँ हाई इंक्रिप्शन की वजह से आप उसको नॉर्मल हैक नहीं कर सकते। ट्रांसपेरेंसी इतनी है कि अभिषेक जी ने भी बताया था कि हर एक नोड को पता होता है कि किसके पास क्या बैलेंस है। तो वो चीजें अगर कोई इस तरह से फ्रॉड करता भी है, एक दूसरे के वॉलेट से पैसे चेंज भी होते हैं, तो माइनर्स को वो चीजें पता रहती है कि एक्टिविटी कौन सा यूजर कर रहा है और किसके वॉलेट से निकालकर वो पैसा कहाँ ट्रांसफर किया जा रहा है। तो माइनर्स का बेसिकली काम क्या हो गया कि वो ट्रांजेक्शन को मॉनिटर करते हैं, वेरीफाई करते हैं और हर एक ट्रांजेक्शन को वो एक चेन के रूप में लेके आते हैं कि फर्स्ट ये एक्टिविटी होगी, ये एल्गोरिथम वेरीफाई होगा, देन ये सब चीजें होंगी और उन चेन्स को मिला के एक ब्लॉक बनाया जाता है। तभी इस चीज को या इस करेंसी को हम लोग ब्लॉकचेन बेस्ड बोलते हैं, जहां पे एक कंप्लीट ब्लॉक है जिसमें बहुत सारी चेन्स हैं एक्टिविटी के और इनमें से किसी भी एक्टिविटी को एज ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग आप क्रैक नहीं कर सकते। जैसे कि आपका नेट बैंकिंग का पासवर्ड है तो मैं आराम से उसको देख सकता हूं कि यार शोल्डर सर्फिंग हुआ या किसी भी तरह से मुझे पता चल गया, आपका सिम कार्ड है जो बैंक के साथ लगा है उससे मैंने पासवर्ड रिस्टोर किया, या आपके एटीएम मशीन पे मैंने स्किमिंग डिवाइस लगा रखी है। क्रिप्टो करेंसी में ऐसा नहीं है। वहां पर अगर आपका वॉलेट की एंड यूजर सिक्योरिटी अगर सही है, आपने उस पर प्रॉपर सिक्योरिटी लगा रखी है, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन और वो मैंडेटरी है, वो अगर सेफ है तो इन बिटवीन द यूजर एंड सर्वर वो ट्रांजेक्शन आप कभी भी इंटरसेप्ट नहीं कर सकते, किसी भी तरह की हैकिंग की चांसेस नहीं है। तो रिलेटिवली क्रिप्टो करेंसी की सिक्योरिटी ज्यादा सेफ है बिकॉज सारा का सारा सिस्टम वो एक कंप्यूटर पर और एक कंप्यूटर इंफ्रास्ट्रक्चर पर होस्टेड है। आज बैंक में अगर आप मान लो कि गोल्ड खरीदते हो और उसको गारंटी या फिर किसी भी तरह से आप बैंक के लॉकर में रख के आते हो, तो बैंक आपको लॉकर में रखने के लिए तो रेंट लेता है, लेकिन उस प्रोडक्ट की गारंटी नहीं है कि उसमें आपने क्या रखा है लॉकर में। तो फिजिकल सिक्योरिटी नॉर्मल बैंकिंग सिस्टम में थोड़ा सा वीक है, रिस्क है कि बैंक में चोरी हो सकती है या फिर आपके घर में आपके पास कैश या गोल्ड रखा है वो चोरी हो सकता है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी अगर आपके वॉलेट में है तो वो इतना आसान नहीं है कि कोई वहां से वो आपकी परमिशन के बिना निकाल ले। तो रिलेटिवली इसको हम लोग सेफ और सिक्योर मानकर चलें। आप इन्वेस्टमेंट की बात करें, जहां पे फाइनेंशियल रिस्क की बात करते हो, सिक्योरिटी की बात करते हो, उसमें आपको कभी भी लोन या फिर दूसरे लोगों से ऐसे उधार लेकर पैसे इन्वेस्ट नहीं करने चाहिए कि आज मैं लगा देता हूं 10 साल बाद उसके 10 गुना हो जाएंगे। नहीं, आपके पास अगर एक्स्ट्रा पैसे हैं, सेविंग है और उस पे भी आपको रिस्क नहीं है कि चलो कोई बात नहीं क्रिप्टो करेंसी, बिकॉज गवर्नमेंट का डिसीजन कुछ भी हो सकता है। कल को हो सकता है कि गवर्नमेंट कंप्लीटली बैन कर दे, हो सकता है कि गवर्नमेंट कंप्लीटली उसको अलाउ कर दे। तो वहां रिस्क ये रहता है कि वो पैसा आ भी सकता है और वो पैसा कंप्लीटली जा भी सकता है। तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए आपके पास सेविंग हो, वो भी एक्स्ट्रा, वहां आप इन्वेस्ट करें। और इन्वेस्टमेंट के लिए आज आप देखो कि लास्ट वीक ही अभी गूगल प्ले स्टोर ने 7 या 8 ऐसी एप्लीकेशन को बैन किया है जो कि यूजर्स की फेक डिटेल्स चुराते थे और फ्रॉडुलेंटली वो उनसे रजिस्ट्रेशन फी और अदर चीजें भी चार्ज करते थे। तो आप अवेयर रहें कि जो ब्लॉकचेन है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट या फिर आप रजिस्टर्ड वॉलेट से ही इस तरह की ट्रांजेक्शन करें। और जो ऑथेंटिकेटेड एक्सचेंजेज हैं जो कि इंडियन करेंसी को बिटकॉइन में कन्वर्ट करते हैं, सिर्फ वहां जाकर ही अपने अकाउंट्स लिंक करें और वहां से ट्रांजेक्शन करें। अदरवाइज आपके पास अगर उसका एप्लीकेशन ही फेक है तो आपकी सारी डिटेल्स, हो सकता है कि आपको एक बार वॉलेट में दिखे कि आपके पास इतना बिटकॉइन या फिर इस तरह की डेटा आ गया, लेकिन बाद में वो फ्रॉड होगा। ऐसे बहुत सारे केसेज हैं। और इंडिया में अभी थोड़ा चैलेंज ये भी है, अगर आप साइबर विक्टिम बन गए बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड, तो अभी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को इतनी क्लियरिटी नहीं है कि वो उस केस को इन्वेस्टिगेट करे भी कि नहीं, क्योंकि उन्हें अभी तक इस चीज का भी कंफ्यूजन है। सिर्फ नॉर्मल यूजर्स को ही नहीं, लॉ एनफोर्समेंट भी कंफ्यूज है कि यार उनको ऐसे केसेज इन्वेस्टिगेट करने चाहिए, नहीं करने चाहिए, या फिर कौन सी अथॉरिटी या एजेंसी उनको इस तरह से डिटेल दे सकती है। तो वो कंफ्यूजन है। बाकी सिक्योरिटी के लिए मैं कहूंगा ओवरऑल अल्टीमेटली या फिर रिलेटिवली क्रिप्टो करेंसी सिक्योर है एज कंपेयर टू द नॉर्मल बैंकिंग सिस्टम। अभिषेक जी, इस पर मैं अंतिम राय लेना चाहूंगा। जी, अब मैं यहाँ पे कुछ बातें बताना चाहूंगा। जैसे कि उम्मीद जी ने बहुत अच्छी बातें बताई कि भाई आपको पता होना चाहिए क्रिप्टो करेंसी के केस में कि आप कहाँ पे अपना अकाउंट बना रहे हैं, कहाँ पे उसको ऑनलाइन स्टोर कर रहे हैं। जो एक पर्टिकुलर एक्सचेंज है, चाहे वो CoinDCX है, WazirX है, उनकी वेरीफाइड एप्लीकेशन ही आप इंस्टॉल करिए। ऐसा ना हो कि आप कॉपी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रहे हैं, उसमें आपका डेटा जो है चोरी हो जाए, लॉगिन पासवर्ड चोरी हो जाए। लेकिन हाँ, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ एक्सचेंजेस की, तो वहां पे भी 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन होता है जिसमें आपके फोन नंबर पे आता है। अब ये सब कुछ होने के बाद भी आपको लगता है कि भाई ऑनलाइन आपका बिटकॉइन सेफ नहीं है, तो एक लास्ट तरीका है जिससे आपका बिटकॉइन पूरी तरह से सेफ सिर्फ और सिर्फ आपके पास रहता है, और उसको हम बोलते हैं हार्डवेयर वॉलेट।
अब हार्डवेयर वॉलेट की बात करें तो वो एक छोटी सी ऐसी यूएसबी पेन ड्राइव जैसा होता है जो आपके कंप्यूटर में लग जाता है, और उस कंप्यूटर में लगने के बाद उसका भी एक एड्रेस होता है। जैसे बिटकॉइन हमेशा एक पर्टिकुलर एड्रेस पे ही रहता है। तो मान लीजिए कि आपका बिटकॉइन आपके एक्सचेंज पे है, वजीरेक्स है या फिर कॉइन किसी एक्स है, जहां पे भी आपने बिटकॉइन रखा है, उसको आप वहां से ट्रांसफर करके उस पेन ड्राइव के एड्रेस पे स्टोर कर सकते हैं। अब उस पेन ड्राइव को एक्सेस करने के लिए आप एक सिक्योर पासवर्ड लगा सकते हैं, और एक बार वो बिटकॉइन आपकी पेन ड्राइव पे आ गया तो उसने आपके कंप्यूटर से आपने उसको अनप्लग कर दिया और अपने अलमारी में रख दिया, जहां भी आपको सेफ जगह लगती है वहां रख दिया, तो आपका बिटकॉइन पूरी तरह से सुरक्षित है। पूरे नेटवर्क पे चाहे किसी भी तरह का कुछ भी हो जाए, वो बिटकॉइन आपकी पेन ड्राइव में जो है वो पूरी तरह से सेफ है, और वो तब तक कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता जब तक आप उसे कंप्यूटर में लगा के उसका पासवर्ड ना डालें, तब तक वो बिटकॉइन उस पेन ड्राइव से बाहर नहीं निकल सकता। ये आज के समय में हम बताते हैं, और वो भी जो पेन ड्राइव होती है वो भी काफी इंक्रिप्शन के साथ आती है, जो हाई इंक्रिप्शन होती है, जिसको अगर कोई अपने कंप्यूटर में लगा भी ले तो उसको वो डिक्रिप्ट करके आपके बिटकॉइन को एक्सेस नहीं कर सकता। और उसमें भी 3-4 लेवल की इंक्रिप्शन होती है। उसका पासवर्ड अगर आप भूल जाएं तो उसके लिए भी एक बैकअप पासवर्ड आपको रखना होता है, पेपर पे लिख के या प्रिंट आउट करके। तो ऐसे में हार्डवेयर वॉलेट सबसे ज्यादा सेफ उनके लिए मैं सजेस्ट करूंगा जो कि बिटकॉइन या किसी भी क्रिप्टो करेंसी में रखते हैं अपना पैसा, और उन्हें अभी वो पैसा नहीं चाहिए और वो फ्यूचर में जो भी करना चाहेंगे करेंगे। लेकिन हाँ, जो लोग ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं उनको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान ज्यादा रखना होगा कि वो सही एप्लीकेशन का यूज करें, फेक एप्लीकेशन के चक्कर में मत आए, और कहीं भी उनका कोई ओटीपी वगैरह आए तो उसको ऐसे ही कहीं भी ना डालें, सोच समझ के करें। जो वेबसाइट है उसका यूआरएल हमेशा चेक करें। एड्रेस बार में आपको एक ताला बना हुआ दिखेगा जो कि एसएसएल सर्टिफिकेशन वेबसाइट का दिखाएगा। तो ऐसे में अगर वो सिक्योर वेबसाइट है, आप देख रहे हैं कि सही वेबसाइट पे आपने लॉगिन किया है, वहीं पे जाएं, वहीं पे अपना लॉगिन करें, और लॉगिन करते हुए 2FA हमेशा अनेबल करके रखें, ताकि किसी भी तरह की परेशानी अगर हो तो उसके अंदर वो हैक काफी हद तक जो है बच जाता है, और आपका बिटकॉइन या आपका जो ऑनलाइन क्रिप्टो करेंसी है वो काफी हद तक इस तरह से सेफ रह सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया उमेश जी, अभिषेक जी, आपने जो भी सवाल हम दर्शकों के मन में थे वही हमने आपसे पूछे, क्योंकि ये तमाम सवाल क्रिप्टो करेंसी को लेकर लगातार उठ रहे थे, और सिक्योरिटी को लेकर, भारत में इसके भविष्य को लेकर, आखिर शब्द का मतलब क्या है, उसको लेकर तमाम तरह के वो हर जवाब देने की कोशिश अभिषेक जी और उमेश जी ने की है। और मुझे लगता है कि इस लाइव के माध्यम से कहीं ना कहीं दर्शकों को वो सारे जवाब भी मिल गए होंगे और जो डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।